हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स का लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे और इस चैप्टर का एक लेक्चर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। उस लेक्चर में मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें जैसे मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, ऐसे ऐसे बेसिक चीज़ें मैंने बताया है और वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। ये लेक्चर अगर आप लोगों ने इसके पहले का लेक्चर नहीं भी देखा है तब भी आपको समझ में आएगा। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आई एम रेडी सर, स्टार्ट कीजिए। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए और हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है इसको हम लोग बाद में जानेंगे। पहले हम लोग ये जानते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को किसने खोजा है, सबसे पहले किसने नोटिस किया, सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया, ये चीज हम लोग जानते हैं। सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, इट वॉज फर्स्ट नोटेड बाई हेंस क्रिस्टियन आर्स्टेड। तो इसको सबसे पहले नोटिस किसने किया? हेंस क्रिस्टियन आर्स्टेड ने। तो हेंस क्रिस्टियन आर्स्टेड ने ऐसा क्या किया जिससे उन्हें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पता चल गया? नाम से क्या लग रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाना। तो इसको उन्होंने सबसे पहले नोटिस क्या किया, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। उन्होंने कुछ भी विशेष काम नहीं किया, एक वायर लिया, जैसे ये है एक वायर लिया और उस वायर में एक सेल कनेक्ट किया और एक सेल कनेक्ट किया और एक स्विच लगा दिया। एक वायर लिया, कंडक्टिंग वायर, और उसमें एक सेल कनेक्ट किया। आप लोग सेल के लिए रिप्रेजेंट करना जानते हो, एक जो बड़ा वाला होता है प्लेट उसे प्लस से और जो छोटी वाली प्लेट होती है उसे माइनस से। एक प्लस से एक माइनस से इस तरीके से सेल कनेक्ट किया और एक स्विच लगा दिया। और स्विच लगा दिया, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इसमें क्या होगा? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने देखा कि वैसे तो यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई थी, यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई थी, मैग्नेटिक कंपास पड़ा हुआ था। वो कंपास या मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करती है, तो वैसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो कर रही थी। लेकिन उन्होंने देखा कि जैसे ही इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, जैसे स्विच को ऑन किया गया, जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन हो गया। ये जो मैग्नेटिक निडल है, कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट कर गया। और डिफ्लेक्ट कैसे किया? जब इस तरीके से है तो इसमें डिफ्लेक्शन यहां से हो गया, ये डिफ्लेक्शन हो गया। मैग्नेटिक निडल जो इस तरीके से थी, अब वो मैग्नेटिक निडल इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई। नई पोजीशन, मैग्नेटिक निडल की नई पोजीशन ये है, मैग्नेटिक निडल की नई पोजीशन ये हो गई। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर गई, करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे थी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, वो डिफ्लेक्ट होकर के इस पोजीशन में आ गई। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? स्विच को ऑफ किया और जैसे स्विच को ऑफ किया फिर से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ गई। फिर से स्विच को ऑन किया, फिर से डिफ्लेक्शन हो गया। तो यहां पर मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर रही है। मैग्नेटिक निडल तभी डिफ्लेक्ट करेगी जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी तो मैग्नेटिक निडल क्यों डिफ्लेक्ट करेगी? मैग्नेटिक निडल तो तभी डिफ्लेक्ट करेगी जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहां पर करंट फ्लो होने के कारण, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो हुआ डिफ्लेक्ट कर गई। तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। और जनरेट कब हो रही है? जब करंट फ्लो हो रही है। तो यहां से उन्होंने रिजल्ट निकाला कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है और उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो कंपास है, जो मैग्नेटिक निडल है, वो डिफ्लेक्ट कर रही है।
ओके। फिर उन्होंने क्या किया, कि इस बैटरी को रिवर्स कर दिया, बैटरी को पलट दिया, और जब बैटरी को पलट दिया, इधर प्लस इधर माइनस था, अब इधर प्लस और इधर माइनस कर दिया, और जब बैटरी को पलट दिया, बैटरी को पलट देने के बाद इस स्विच को ऑन किया, तो करंट की डायरेक्शन, बैटरी को पलट देने से क्या होगा, करंट की डायरेक्शन पलट जाएगी। अब करंट की डायरेक्शन जो इस तरीके से फ्लो हो रही थी, अब इस तरीके से फ्लो होने लगी। करंट की डायरेक्शन जब इस तरीके से फ्लो होने लगी, जब करंट की डायरेक्शन इस तरीके से फ्लो होने लगी, तब इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा था करंट फ्लो होने से, जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी, इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रही थी। अब जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगा, तो ये डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हो गया, ये डिफ्लेक्शन इस तरीके से हो गया, ये डिफ्लेक्शन इस तरीके से हो गया। अब देखिए, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई तो यहां पर डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। तो यहां से यह भी पता चल गया कि करंट की डायरेक्शन पलटने से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पलट जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पलट जाने की वजह से डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया, डिफ्लेक्शन भी पलट गया। अब देखिए, पहला पॉइंट यहां पर गिवन है, when a compass यही, when a compass is placed near the current carrying wire, when a compass is placed near the current carrying wire, it shows a deflection। करंट कैरिंग वायर, अगर करंट कैरिंग वायर के नजदीक कोई कंपास रख दिया जा रहा है तो वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, द डिफ्लेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। यहां से ये बात क्लियर हो रही है कि स्विच को ऑफ किए तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, स्विच को ऑन किए तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो इसको हेंस क्रिस्टन अरेस्टेड ने बता दिया कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसमें उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अगर ये वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ओके, तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कितनी हो रही है। अब बात ये आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मान कितना है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसको कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको हेंस क्रिस्टन अरेस्टेड ने नहीं बताया, बल्कि बायो सेवर्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि बायो सेवर्ट नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया कि कितनी जनरेट होती है। उन्होंने बताया कि अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा तार है, इस तरीके से कोई भी वायर है, किसी भी शेप का है, कैसा भी है, तो इसका पूरे वायर के कारण, वायर कितना लंबा है कोई पता नहीं है, तो वायर कितना भी लंबा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे वायर के कारण तो नहीं बता सकते, लेकिन वायर के एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया जाए। अगर वायर से एक छोटा सा एलिमेंट डीएल काट लिया जाए और उसमें करंट फ्लो हो रही है, एक टेढ़ा मेढ़ा तार है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, और उसका एक छोटा सा एलिमेंट डीएल काट लिया जाए, और इस डीएल लेंथ से आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है ये बता सकते हैं। ये आर डीएल के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है तो बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, B क्या डिनोट कर रहा है, B डिनोट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये बायो सेवर्ट ने ये फार्मूला दिया कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लो डीएल, लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट डीएल ले लो, करंट आई फ्लो हो रही है, तो उससे आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी है तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड होती है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां म्यू नॉट जो है एक कांस्टेंट है जिसको परमिएबिलिटी कहते हैं। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जिसे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ये याद रहना चाहिए आपको कि म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है। ओके,
आई क्या है, आई करंट है, करंट कितनी फ्लो हो रही है, डीएल एक स्मॉल एलिमेंट है, डीएल लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट है, साइन थीटा, थीटा क्या है, थीटा है डीएल और आर के बीच का एंगल, आर क्या है, वायर से कितनी डिस्टेंस पर करंट फ्लो हो रही है, ये है आर, आर है डिस्टेंस। ओके ये तो कब फार्मूला लगेगा, जब एक टेढ़ा मेढ़ा तार है, लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन का तार है, एक सीधा तार है, एक सीधा अगर तार है और इस सीधे तार में अगर आई करंट फ्लो हो रही है, एक अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर आई करंट फ्लो हो रही है, अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो उससे आर डिस्टेंस पर, उससे आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है तो उस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितनी होगी, उसको ध्यान से सुनो, फिर से ध्यान सुनो। अगर स्ट्रेट करंट कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो आप लोगों की हो सकता है बुक में ना दिया हो, ये वाला आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन ये दूसरा वाला आपके सिलेबस में है, इसका आगे यूज है, इसलिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई आर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई आर। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई × 10⁻⁷। I क्या है, करंट फ्लो इन द वायर या इन द कंडक्टर, आर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ये है आर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी यहां पर देखिए आर डिनोमिनेटर में है, मींस बी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, बी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आर की वैल्यू को जैसे ही हम डिक्रीज करेंगे बी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मींस आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, इससे डिस्टेंस जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, यहां पर आकर के मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी, और दूरी पर चेक करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और कम हो जाएगी, ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड समाप्त हो जाएगी। तो वही चीज़ है, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी, आर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, बी की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए गिवन करंट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए गिवन करंट इज डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेज। जैसे जैसे वायर से डिस्टेंस इंक्रीज करती जाती है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती जाती है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन करंट इज डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज इंक्रीजेज, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो बात आती है वो ये बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड, हेंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, मींस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को उन्होंने बता दिया कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। बायो सेवर्ट ने यह बता दिया कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट होगी, उसकी वैल्यू को बता दिया। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। भाई मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। अब उसकी डायरेक्शन क्या है ये हम लोग समझेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं यहां पर इस लॉ को बता सकूं और समझा सकूं। हम लोगों ने देखा कि अगर किसी वायर में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, उसमें करंट फ्लो होती है, तो करंट फ्लो होने पर उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इसको किसने बताया, हेंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड ने। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट होती है इसको बायो सेवर्ट ने बता दिया। उन्होंने क्या बताया बायो सेवर्ट ने कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो उससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड B = म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई आर, इतना जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब बात आती है कि उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उस डायरेक्शन को हमें जानना है।
तो उसका डायरेक्शन बताने के लिए मैक्सवेल ने एक रूल दिया। मैक्सवेल ने ये रूल दिया और मैक्सवेल के ही रूल को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से हम लोग राइट हैंड थंब रूल की तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसने बताया, तो मैक्सवेल ने बताया। और उस डायरेक्शन को समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल है क्या, राइट हैंड थंब रूल ये है कि अगर किसी भी करंट करेंट कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उस वायर को हम इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से हम उस वायर को पकड़ेंगे और अंगूठे को, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। अगर हम अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रख रहे हैं, अगर थंब को करंट की डायरेक्शन में रख रहे हैं, तो चारों फिंगर जिधर कर्ल होंगी, चारों फिंगर जिधर कर्ल होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। फिर से ध्यान समझो, मान लीजिए कि ये करंट करेंट कंडक्टर है, इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो हम इसको पकड़ेंगे और इस तरीके से पकड़ेंगे कि थंब करंट की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में हो। अब चारों अंगुलियां इधर की तरफ कर्ल हो रही हैं, तो जिधर चारों अंगुलियां कर्ल होंगी, चारों फिंगर जिधर कर्ल होंगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कि ये करंट करेंट कंडक्टर है, इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हो रही है, तो हम इसको इस तरीके से पकड़ना है और इस थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। अब चारों उंगलियां अगर कर्ल करेंगे तो इधर से चारों उंगलियां क्या जाएंगी, अंदर की तरफ जाएंगी और इधर से क्या आएंगी, बाहर आएंगी। भाई इस तरीके से पकड़ेंगे तो इधर अंदर जाएगा और इधर बाहर आएगा। तो इधर से चारों फिंगर अंदर की तरफ कर्ल करने पर चारों फिंगर अंदर की तरफ जा रहे हैं, इधर बाहर की तरफ आ रही हैं। तो इधर चारों फिंगर अंदर की तरफ जा रही हैं, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है और इधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है। इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में और इधर आउटवर्ड डायरेक्शन में। और अगर इस तरीके से देखिए कि अगर हम इस तरीके से रख रहे हैं तो इस तरीके से चारों उंगलियां जो कर्ल हो रही हैं वो क्या बना रही हैं, एक कर्ल हो रही हैं, इस तरीके से कर्ल हो रही हैं, मतलब कि ये एक सर्किल जनरेट कर रही हैं। ये क्या है, सर्कुलर ही तो कर्ल करेंगे चारों फिंगर को, तो सर्कुलर है मींस एक सर्किल को फॉर्म कर रही हैं। कब, जब अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तब क्या होगा, अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तब भी हमें इसे पकड़ना है। और किस तरीके से पकड़ना है कि थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो करंट की डायरेक्शन नीचे है तो थंब नीचे की तरफ कर दो। अब चारों उंगलियों को कर्ल करो, अब चारों उंगलियों को कर्ल करो तो इधर से अंदर जाएगा और इधर से बाहर जाएगा और इधर से अंदर आएगा। यहां आप देखिए, चारों उंगलियों को, इस थंब को पहले करंट की डायरेक्शन में कर दो, अब चारों उंगलियों को कर्ल करो, इधर से अंदर और इधर से बाहर, इधर से अंदर है और इधर से बाहर है। ये जो मैं शो कर रहा हूं जहां पर क्रॉस है, क्रॉस ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में। क्रॉस क्या शो करता है, क्रॉस ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, इनवर्ड। और ये डॉट ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये इनवर्ड डायरेक्शन में और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में। आप लोग खुद अपने हाथ को कर्ल कीजिए, अपने हाथ के थंब को ऊपर की डायरेक्शन में रखिए, चारों उंगलियों को कर्ल कीजिए, इधर से अंदर की तरफ, इधर से बाहर की तरफ, इधर इनवर्ड और इधर आउटवर्ड। इस थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए, इधर इनवर्ड और इधर आउटवर्ड, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको एक बार राइट हैंड थंब रूल को रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन राइट हैंड, अगर हम अपने राइट हैंड से करंट कैरिंग कंडक्टर को हेल्ड करें, पकड़ें, एंड थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब करंट की डायरेक्शन में हो, देन द कर्ल्ड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो कर्ल्ड फिंगर जो होगी, जो कर्ल्ड फिंगर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग यहां पर एक बार देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखें तो हमें कैसे दिखेगी, किस तरीके से दिखेगी, इमेजिन करना है। यहां पर देखिए, यहां पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर हम जैसे ही स्विच को ऑन किए, जैसे ही स्विच को ऑन किए, पॉजिटिव से करंट निकलेगी, पॉजिटिव से करंट इस तरीके से जाएगी, यहां पर करंट इस तरीके से करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मीन्स करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है।
अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है, तो हम थंब को ऊपर की तरफ रखेंगे और चारों उंगलियों को कर्ल करेंगे। चारों उंगलियों को कर्ल करेंगे, इधर से अंदर की तरफ जाएगी, इधर से बाहर की तरफ, इधर से अंदर की तरफ, इधर से बाहर की तरफ। इधर जो है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इधर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हमें यहां पर दिखाना है डायरेक्शन। हम यहां पर डायरेक्शन दिखाएंगे तो इधर इनवर्ड और इधर आउटवर्ड, इधर इनवर्ड इधर आउटवर्ड, इनवर्ड इधर आउटवर्ड, इधर इनवर्ड और इधर आउटवर्ड। इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर की तरफ और इधर बाहर की तरफ। इस तरीके से होगी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग ये भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल्स। ये क्या बना रहे हैं? कंसेंट्रिक सर्किल्स बना रहे हैं, जिसका सेंटर एक ही है। सभी सर्किल का सेंटर एक ही है, और जब सभी सर्किल का सेंटर एक ही होता है तो उसे हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्किल्स। सेकेंड पॉइंट, इफ द करंट फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगर करंट फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे यहां पर है अपवर्ड डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये इस तरीके से है, मींस ये एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरीके से। अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, मींस एंटी क्लॉकवाइज। कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज। और सेकंड पॉइंट भी रीड कर लीजिए, इफ द करंट फ्लो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रही है तो देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्लॉकवाइज। तो अगर नीचे की तरफ फ्लो हो रही है तो अंगूठा थंब नीचे की तरफ रहेगा, तब चारों उंगलियां इधर की तरफ कर्ल होंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी। इस तरीके से मतलब क्लॉकवाइज होगी। मतलब क्या होगी? क्लॉकवाइज। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है, और ये डायग्राम आप लोगों को कॉपी में बना लेना है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये समझ में आ गया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। ओके, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।